Good morning, students. How are you all? Hope you will be fit and fine. So, students, today our topic is subject verb agreement. It means we have to use verb according to subject. मतलब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्ट होता है या तो कोई नाउन होएगा या कोई प्रोनाउन होएगा. ठीक है, और उसके साथ हमें वर्ब लगानी है. जैसे कि मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखती हूँ, राम एक अच्छा विद्यार्थी है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो इसको मैंने ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं. तो सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये रूल वहाँ अप्लाई होता है जहाँ सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है. एक्शन वर्ब भी आप लोगों को पता है क्या होती है. तो इस सेंटेंस में राम एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करते हैं सब्जेक्ट का? कौन या किसने का क्वेश्चन पुट करके. राम एक अच्छा विद्यार्थी है, कौन है? राम. तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम. ठीक है, अब हम लगाएंगे वर्ब. वर्ब हमारी कहाँ होती है? लास्ट में, यानी है जो है हमारी वर्ब है यहाँ पर. तो हम इसकी है की इंग्लिश क्या लगाएंगे? इज. ठीक है, अब आगे लगाएंगे हम, क्या बचा है? क्या है? ऑब्जेक्ट लगाना है ना हमें. तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं? क्या या किसको का क्वेश्चन करके. दोनों से ही ऑब्जेक्ट पता चल जाता है हमारा. कई बार एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं. एक क्या का जवाब होता है, दूसरा किसको का जवाब होता है. क्या वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो क्या है? विद्यार्थी. और एक अच्छा विद्यार्थी, इसी के साथ ये अच्छा जो है हमारा एडजेक्टिव है, पूरा ही लगाना पड़ेगा. अ गुड स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, राम इज अ गुड स्टूडेंट. अच्छा, अब हम यहाँ ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. तो सब्जेक्ट हमारा राम है, वर्ब हमारी इज है. तो यहाँ बात ये आती है स्टूडेंट्स कि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे राम की जगह होता वे अच्छे विद्यार्थी हैं, वे होता, तो वे के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ राम की प्लेस पे हमारा वे होता, वे अच्छे विद्यार्थी हैं, ये होता अगर हमारा सेंटेंस. तो हम इसको कैसे बनाते? वे की इंग्लिश हम क्या लगाते? दे. फिर हैं की इंग्लिश क्या लगाते? आर गुड स्टूडेंट्स. और अ नहीं लगेगा क्योंकि अ तो सिंगुलर के साथ लगता है, एक के साथ लगता है. दे आर गुड स्टूडेंट्स. ये हमारी इसकी इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स. तो दे के साथ देखो प्लूरल फॉर्म आ गई है, यानी कि हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी. ठीक है, तो इसमें किस तरह की वर्ब्स आती है स्टूडेंट्स? एक तो हमारा आता है, ये आपके उसमें भी बहुत बार आता है कि ब्रैकेट में आपको वर्ब दे देते हैं, बी दे देते हैं फॉर्म में. जैसे कि इसने कह दिया राम डैश अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, और ब्रैकेट में दे दिया बी. अब फिल कीजिए यहाँ पर क्या आएगा. तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि बी की जो फॉर्म होती है, बी हमारी फॉर्म होती है, बी मीन्स होना. ठीक है, और इसकी जो फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में इसकी फॉर्म बनेगी. यहाँ बी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या लगाएंगे? या तो इज एम आर लगाएंगे या वॉज वर. कैसे? क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू बी होता है, ये हमारा टू बी इन्फिनिटिव में होता है. इसकी प्रेजेंट टेंस में फॉर्म होती है इज एम आर.
ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म बनती है इसकी। सेकंड फॉर्म इसकी होती है वॉज, वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो ये इसकी वर्ब होती है, इज एम आर या वॉज वर बीन। तो अगर ब्रैकेट में टू भी आ जाता है तो इसका मतलब या तो आपको इज एम आर में से एक लगाना है, या वॉज वर में से एक लगाना है, या बीन लगाना है। तो वो इज एम आर में से एक लगाएं या वॉज वर में से एक लगाएं, ये हमारी सेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस की सेंस से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज एम आर में से लगा देते हैं। अगर हमें ये पता चलता है पास्ट टेंस में दे रहा है सेंस, हमें पीछे की बात बता रहा है, तो वॉज वर में से लगा देते हैं। और अगर ये बीन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, तो हैज हैव दिया मिलेगा या फिर पैसिव वॉइस वाली फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तब हमारी बीन लगती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम इज भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी सेंस नहीं बता रखी। राम एक अच्छा विद्यार्थी है भी कह सकते हैं, राम एक अच्छा विद्यार्थी था भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो दोनों यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर है लगाएंगे तो हम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है ना हमारा, तो इज लगेगा। ठीक है, और अगर हम वॉज और में से यूज करेंगे स्टूडेंट्स तो सिंगुलर ही लगेगा। सिंगुलर के साथ हमारा वॉज लगती है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ वर लगती है। तो यहाँ पे या फिर वॉज लगा दो आप। ठीक है, अगर यहाँ दे होता मान लो तो दे के साथ आर लगता या वर लगता। ओके, तो इस तरीके से आता है एक तो सेंटेंस। या फिर सीधा डायरेक्टली टू भी ना देकर इज एम आर दे दे ब्रैकेट में, या फिर वॉज वर में से एक दे दे तो भरना होता है। या फिर क्या होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है जैसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। वर्ब जो होती है ये हम वर्ब में ही काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर फिर भी कोई डाउट हो कि कहाँ वर्ब होती है कहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, समझना है तो जरूर कमेंट करना। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। नेक्स्ट होती है जैसे ये दे दिया आपको, राम डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसके लिए आपको ब्रैकेट में दे दिया गेट। ओके, राम डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या बना स्टूडेंट्स कि राम सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, तो ये गेट दे दिया, इसका मतलब या तो ये गेट ही आएगा अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल प्रेजेंट टेंस में दिया होता है। ये वर्ब अगर देते हैं, कोई एक्शन वर्ब है ना, उठना, उठना एक्शन वर्ब हो गई हमारी। तो अगर ये हमारी वर्ब दी होती है तो इसका मतलब या तो गेट आएगा या इसके साथ एस लगेगा। ठीक है, तो एस कब लगता है स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ा है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सीधी वर्ब आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस फॉर्म में भी दे देते हैं, वर्ब दे देते हैं। अब अगर हमारा यहाँ ये होता दे डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में हमारी गेट ही होती तो हम क्या लगाते स्टूडेंट्स, दे के साथ गेट लगाते, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी और इसके साथ एस नहीं लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, यानी गेट्स लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में भी आ जाता है आपका। एक हैज हैव आता है आपका, हैज हैव फॉर्म में दे देते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज लगाते हैं और प्लूरल है तो हैव लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आपको वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आपके तीन फिलअप में ब्रैकेट के अंदर तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो टू बी होगा या फिर टू बी की सीधी फॉर्म दे देते इज एम आर वॉज वर। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वो हमें पता चलता जाएगा। या फिर वर्ब देते हैं सीधी। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिखा भी देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा ये वाला फिलअप दे रखा है,
अ फ्लॉक ऑफ शेप डैश ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, ये भरना, और इसमें इज और आर ब्रैकेट में आपको दे रखा है। तो या तो इज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, वेट या फिर वेट्स दे रखा है आपका, या तो वेट्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एस लगा के हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। हैव और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे। वॉज सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग है। कैसे? कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा सब्जेक्ट कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। ठीक है, अगर एक ही सब्जेक्ट दिया होता है तो उसका हमें पता चल जाता है, लेकिन कई बार उसके साथ कॉम्प्लीमेंट जोड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें कह दिया मोर देन 5 पर्सन्स, ये वाला सेंटेंस मोर देन 5 पर्सन्स, तो आप तो सिर्फ ये देखोगे ना पर्सन्स आया है तो भाई ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, या फिर सॉरी प्लूरल है, पर्सन्स प्लूरल में हो गया हमारा। 1/3 ऑफ द वर्क का 1/3 हो गया, तो आप तो सिर्फ वर्क वाला देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम इसमें टॉपिक में ये सब पढ़ेंगे कि कहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कहाँ प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे कि ये दे दिया सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु, तो आप ये देखोगे भी प्लेयर्स दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स कि कहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग बुक परचेज कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये टाइम आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज में ज़्यादा फाइट ना करना पड़े आपको और सीधा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बुक प्लीज़ परचेज कर लीजिए। अब तो अनलॉक भी हो गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग मार्केट नहीं जा सकते हो कुछ, या घर वाला कोई जाता ही नहीं है। तो प्लीज़ ये बुक जब तक कॉलेज रीओपन होते हैं उससे पहले सबके पास ये बुक आ जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 1, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने अभी बताया ना आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन इसमें क्या कह रखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक पॉइंट हम पढ़ते हैं, जब वाक्य में कल्पना का भाव, कल्पना मतलब इमेजिनेशन का भाव या असंभव जो काम हो ही नहीं सकता, प्राय शर्त को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मैं चाहता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका मतलब ये होता है मैं इच्छा करता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो ये इम्पॉसिबल सा है भी, उसको पता है कि हो नहीं सकता ये काम। ठीक है, तो आई हमारा हो गया, वैसे तो सिंगुलर आई के साथ वो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे वाले सेंटेंसेज में आई विश, मैं काश में ऐसा होता, तो वर यूज होता है। ठीक है, और ऐसे वाले सेंटेंसेज में वर ही यूज होएगा और कोई दूसरी वर्ब भी यूज नहीं होती, आर नहीं यूज होती, सिर्फ वर यूज होता है। ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता। वर ही ए किंग, काश वो एक राजा होता। वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी, काश वो एक ईगल होती तो वो मेरे पास उड़कर आ जाती। ठीक है, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर, उसने मुझे ऐसे ऑर्डर दिया मानो कि वो मेरी माँ हो। इफ आई वर यू आई वुड किल हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मार देता। इस तरह के सेंटेंसेस जो असंभव होते हैं, जिसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है, वे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो वहां वर यूज होता है स्टूडेंट्स। इन सब वाक्यों में कल्पना का भाव, एक असंभव प्राय शर्त का भाव दिखाई दे रहा है कि काश ये होता। तो इस प्रकार के वाक्य में वर का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सेकेंड, जब वाक्यों में वर्ब्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइफ या लिव भी कह सकते का प्रयोग इच्छा, यानी ब्लेस इच्छा, अभिलाषा, डिजायर या विश या आशीर्वाद का भाव प्रकट करता हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लीव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं गॉड ब्लेस यू, वैसे तो गॉड सिंगुलर है तो ब्लेस ही जाना चाहिए ना, एस लगना चाहिए उसके साथ। गॉड सेव्स यू, भगवान तुम्हें बचाए, गॉड सिंगुलर है तो सेव जाना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हम नहीं लगाते, हम सीधा सेव लगाते हैं। जैसे कि गॉड सेव द क्वीन, भगवान रानी को बचाए, सेव लगाते हैं ना, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग तो गॉड सिंगुलर है तो सेव्स आना चाहिए।
लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो। तो वैसे तो राजा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिव जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। गॉड हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू विद द सन। ठीक है, तो ये रूल हो गया हमारा। रूल नंबर 3, जबकि वाक्य में डेयर एम नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह किया जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेयर और नीड रहते हैं, डेयर्स या नीड नहीं होते। इसके बारे में जैसे हम बताएं, देखो स्टूडेंट्स, डेयर और नीड का क्या फंडा होता है। डेयर मतलब हिम्मत होना जैसे कहते हैं, और नीड मतलब ज़रूरत होना। तो डेयर और नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल ऑक्सिलरी जिसको हम बोलते हैं, पीछे हम टॉपिक कर चुके हैं। और ये मेन वर्ब भी होती है, जैसे नीड की हम बनाते हैं नीड, नीडिड, नीडिड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। ठीक है, तो अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज होती है डेयर और नीड, जैसे इसमें कह दिया कि शी डेयर नो इज वन नीड नॉट, ये जो नीड के साथ नोट जब लग जाता है ना, तो ये तो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज होती है। और इसमें जब ये उसकी तरह मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं तो इनके साथ नोट नहीं लगता, ये सिंगुलर के साथ एस लगेगा, प्लूरल के साथ नीड अकेला आ जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब भी होती हैं ये और हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ही नीड नॉट टू गो देयर, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज हुई है, क्योंकि मेन वर्ब तो गो है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज हुई है तो ही के साथ नीड ही रहेगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ। ठीक है, ही नीड नॉट टू गो देयर, नीड्स नहीं होगा इसके साथ। शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, तो यहाँ पर डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है, इसके साथ नोट लगा, मेन वर्ब तो अपोज है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करें, जैसे नीड को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, जैसे ये बना देते हैं, उसे पैसे की जरूरत है, तो ही नीड्स मनी। यहां हमारा जो नीड है ना, मेन वर्ब की तरह यूज हो गया, उसे पैसे की जरूरत है, ही नीड्स मनी। यहां पर हमारा नीड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, और गो मेन वर्ब है। ठीक है, शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, तो शी इसमें हो गया हमारा, जैसे नीड ही गो देयर, उसे जरूरत नहीं है, जैसे नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो हमारी मेन वर्ब हो गई है। डेयर शी अपोज यू, डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब, अपोज हमारी मेन वर्ब हो गई है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर और नीड जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, और सिंपल सेंटेंसेज में हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हों तो वर्ब सिंगुलर लगते हैं, जैसे द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, मतलब पोएट भी वही है और पेंटर भी वही, एक ही आदमी पोएट है और वही पेंटर है, उसकी डेथ हो गई, तो एक ही आदमी है ये, द पोएट एंड पेंटर। ठीक है, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी वही और एडिशनल कलेक्टर भी वही है, तो ये हमारा इज सिंगुलर वर्ब हमारी यूज हो गई है। लेकिन अगर इसके आगे अगर हमारा दोनों के आगे आर्टिकल यूज हो जाता ना, फिर ये अलग अलग हो जाता है हमारा। ठीक है, तो फिर हम आर लगाते। द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो वॉज हमारा द क्लर्क एंड काउंसलर। यहाँ पोएट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, क्लर्क और काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हैं। यह भी ध्यान रखिए कि ऐसे वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है, जैसे क्लर्क के साथ हमने यूज कर लिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर दोनों के साथ यूज हो जाता है ना स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे ये अलग अलग हो जाता, फिर हम इसको प्लूरल में काउंट करते कि दो आदमी हो जाते। रूल नंबर 3, जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है, जैसे द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, यानी जो मेरे लाइफ की प्लान और जो स्कीम है वो तुम्हारे लाइफ की प्लान और स्कीम से अलग है। हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट, उसकी अथॉरिटी और कमांड वास्तव में ग्रेट है। ठीक है, द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज एनॉर्मस, यानी इस बिजनेस के बेनिफिट और जो एडवांटेज हैं, फायदे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसमें इज का यूज करते हैं, यानी
एक जैसा भाव रखते, बेनिफिट और एडवांटेज दोनों अपोजिट नहीं है, फायदे हो गए दोनों का मतलब। अथॉरिटी और कमांड भी दोनों का मतलब सेम है, कमांड और अधिकार उसका। स्कीम और प्लान भी एक जैसा है, सेम वर्ड है, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर में यूज करते हैं। दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो समानार्थक मतलब एक जैसे, जैसे ये समानार्थक थे, दोनों का सेम सा मीनिंग था, स्कीम और प्लान एक ही बात होती है, तो लेकिन एक फ्रेज की तरह होते हैं, तो अभी वर्ब सिंगुलर में लगती है। दोनों एक जैसे नहीं होते, जैसे ब्रेड एंड बटर, दोनों चीज अलग अलग है, ब्रेड अलग है, बटर अलग, लेकिन फिर भी एक फ्रेज बना है ये, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो ये सिंगुलर में काउंट होगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, ठीक है, इज होगा हमारा, एक फ्रेज बना हुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, ठीक है, तो इज हमारा सिंगुलर हो गया, या विंस हमारी सिंगुलर वर्ब लगी, इनको सिंगुलर में काउंट कर लिया। जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स और आइदर और नाइदर नोर से जोड़े जाए तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ये रूल्स आपको स्टूडेंट्स लर्न करने हैं, अगर ये लर्न हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। किसी न किसी एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर आता है, 2-3 सेंटेंस आते हैं, रूल आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं, और वो 2-3 सेंटेंस तभी सॉल्व होते हैं जब आप बहुत सारे रूल्स पढ़ते हो, ठीक है। नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब ना कोई औरत ना कोई पुरुष वहां था, तो कोई नहीं था ना, तो सिंगुलर यू हो गया, कोई भी नहीं था तो सिंगुलर में आ जाएगा, तो इसलिए वॉज। आइदर सीता और राम, इसका मतलब या तो सीता या फिर राम वहां था, तो या तो सीता थी या राम था तो एक जनाई ना, तो इसलिए हमारा सिंगुलर वोज आ गया, ठीक है। नाइदर ही नोर शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ना तो वो वह और ना वह, यानी ना तो वो लड़का ना वो लड़की इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई नहीं है, तो सिंगुलर में हमारा यूज हो गया इज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर सेंटेंस में नाइदर नोर दोनों आ जाए, आइदर और आ जाए, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। और दोनों सिंगुलर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, मैन और वुमेन भी सिंगुलर है, ही और शी भी सिंगुलर है, सीता और राम भी सिंगुलर है। जब दो या अधिक नाउन अलग अलग नंबर के हों, या तो कोई प्लूरल हो या कोई सिंगुलर हो, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगाना चाहिए, और वर्ब भी प्लूरल लगती है। जैसे नाइदर द प्रिंसिपल, अब इसमें आ गया, ऊपर वाले में क्या था, नाइदर ही नोर शी, दोनों सिंगुलर थे, अगर हम प्लूरल आ जाए नाइदर द प्रिंसिपल, तो पहले तो सिंगुलर आएगा, नोर द टीचर्स, अब ये जो वर्ब लगेगी ना, ये दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, टीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो फिलअप के जस्ट बाद पहले होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। टीचर्स वर प्रेजेंट, यानी एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो प्लूरल वाला बाद में आता है, नोर के बाद आता है सब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आ गया, प्लूरल में हमारा काउंट हो गया, तो हैव स्टोलन, रमेश और हिज फ्रेंड्स, रमेश ने या उसके दोस्त आर अब्यूजिंग मी, ठीक है, फ्रेंड्स आ गया। यदि दो या अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नोर और से जुड़े और डिफरेंट पर्सन्स के हों, ठीक है, तो वर्ब अपने पास वाली, यही वाला रूल है, जैसे दोनों अलग, प्रिंसिपल और टीचर दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों अलग अलग पर्सन, प्रिंसिपल कोई और है और टीचर कोई और है, ठीक है, तो और ये प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, पीछे वाले के अकॉर्डिंग लगती है, और ये सिंगुलर होता तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब लगती। आइदर यू और आई, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, हमारा सब्जेक्ट और के बाद वाला काउंट होएगा, आई एम। नाइदर ही नोर यू, यू के अकॉर्डिंग हमारा काउंट होएगा आर। यू और रमेश, तो रमेश हमारा सिंगुलर हो गया तो इज होएगा। ही और आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट काउंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 8, जब एक कलेक्टिव नाउन समझते हो आप, ग्रुप को लिया गया हो, जैसे कमेटी होती है, आर्मी, क्राउड, मॉब भीड़ को बोलते हैं, सोसाइटी, असेंबली जो आपके ग्रुप होता है, सुबह असेंबली होती है, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजोरिटी, इस तरह से प्रयुक्त होती है। जैसे एक यूनिट हो तो वर्ब सिंगुलर लगते हैं, यूनिट की तरह, जैसे कमेटी ने डिसीजन दे दिया भाई, तो कमेटी एक यूनिट की तरह है, कमेटी के मेंबर्स की बात नहीं हो रही है। जैसे मैं वहाँ आज आर्मी आ जाएगी, ठीक है, आर्मी मतलब पूरी यूनिट की तरह, क्राउड बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड थी वहां पर, तो एक यूनिट की तरह यूज हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर, लेकिन अगर उसके मेंबर्स की बात होती है तो प्लूरल होता है। जैसे पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, ठीक है। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर पर लगाई। द फ्लीट हैज रीच्ड द पोर्ट, पर पहुंच गई है फ्लीट,
ठीक है। द असेंबली इज इन सेशन नाउ अ डेज, इस तरीके से। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह एक्शन नहीं लेती है बल्कि वाक्य में डिवाइडेड लगती हो, जैसे भाई ये कह दे नेगेटिव सेंटेंसेस में बात होती है, वैसे कमेटी अपने डिसीजन पर सहमत नहीं है तो इसका मतलब मेंबर्स की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंसेस में वो अलग अलग मेंबर्स होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तब नेगेटिव में क्या होता है, ऐसे जिसमें एक मत नहीं तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है, जैसे द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, यानी कमेटी प्रपोजल के ऊपर डिवाइड है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे आर, और सहमत है पॉजिटिव है तो इज लगाएंगे, ठीक है। द जूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, ठीक है, ऑडियंस बोर हो रही थी। तो रूल नंबर 9, यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगती है। जैसे 5 किलोग्राम्स इज नॉट अ हैवी वेट, यानी 5 किलोग्राम्स जो है एक हैवी वेट नहीं है, ठीक है, तो इज हमारा यूज होगा एक यूनिट की तरह भी। 5 किलोग्राम को ज़्यादा वेट नहीं होता है। और दूसरा एक ट्रिक होती है, पीछे भी देखो तुम, जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये देखो कि पीछे है आया या है आया। है आया तो सिंगुलर, है आया तो प्लूरल होता है। अब इसमें सेकंड में जैसे 100 रुपीज़ इज अ बिग अमाउंट फॉर मी, 100 रुपये मेरे लिए एक बड़ी राशि है कहेंगे ना, है नहीं कहेंगे तो है आया तो सिंगुलर हो गया। 6 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 6 माइल्स कोई लंबी दूरी नहीं है तो है आया। लेकिन यदि इनसे प्लूरलिटी का बोध होता है तो वह प्लूरल लगे, जैसे 5 years हैव पास्ट, 5 साल बीत गए हैं कहेंगे, है नहीं कहेंगे तो हैव आ गया, प्लूरल में आ गया। 2000 रुपीज़ वर चार्ज्ड बाई मी हिम, उसके द्वारा 2000 रुपये का चार्ज किया गया था तो इसलिए वर आएगा, 2000 रुपये चार्ज किए गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को रूल की लिस्ट भेज रही हूँ, ये रूल आप जरूर पढ़ना और जितना जल्दी हो सके उनको पढ़ना, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा और आप इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको रूल भेज रही हूँ और इनमें कोई डाउट है तो आप रूल नंबर लिखकर मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये वीडियो जरूर देखा करो, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को 16 रूल तक इसको अच्छे से रीड करना है। कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग जरूर कमेंट करें। और एक्चुअली मुझे आपके डाउट क्लियर करके बहुत अच्छा लगता है और वैसे मुझे इन्फो से पता भी चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है और कितनों ने नहीं देखा है। इसलिए आप लोग इसे वीडियो को जब भी टाइम मिले आपको, रात को, सुबह, वैसे भी आप स्टेटस वगैरह बहुत लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास फ़ोन नहीं होता है या आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोग पढ़ने के लिए भी टाइम निकालें। एग्ज़ाम भी होंगे आप लोगों के, ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप एग्ज़ाम में फ़ाइट ना कर पाओ, तो इसलिए प्लीज़ इनको वीडियोस को अच्छे से देखो, ठीक है, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।